नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज के सेशन के अंतर्गत हम सीटेट सीडीपी के अंदर 23 जनवरी 2023 के पेपर को देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है क्योंकि ऑनलाइन वाले पेपर्स के ही तरह प्रश्न पूछे जाते हैं। बस थोड़ा प्रश्न पे फेरबदल किया जाता है, बाकी प्रश्न पूछने का तरीका सीटेट का वही रहता है। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और परासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है कि नैतिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है कि शारीरिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? बताइए आप लोग, इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी, संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, विकास सिर से पैर की दिशा में विकसित होता है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को बतलाता है? विकल्प ए निरंतरता का सिद्धांत, विकल्प बी आनुवांशिकता का सिद्धांत, विकल्प सी शीर्षगामी सिद्धांत, विकल्प डी अधोगामी सिद्धांत। बताइए आप लोग, इसका सही आंसर। विकास सिर से पैर की दिशा में होता है तो क्या कहते हैं उसको हम शीर्षगामी सिद्धांत कहते हैं ना, सेफ्लोकार्डल प्रिंसिपल कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी संस्थाएं बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती हैं? तो प्रारंभिक वर्षों में निम्न में कौन सी संस्थाएं बच्चों की समाजीकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती हैं? विकल्प ए स्कूल और मुद्रक संचार, विकल्प बी सामाजिक संचार और कानून, विकल्प सी परिवार और पास पड़ोस, विकल्प डी पास पड़ोस और सामाजिक नीति। तो बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा? तो परिवार और पास पड़ोस होता है ना, इसका सही आंसर विकल्प थर्ड हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज़्यादातर बच्चे संरक्षण संपत्ति के संबंधित कार्य कर लेते हैं? तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ऐसा कौन सा चरण है जिसमें ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं संरक्षण संपत्ति से संबंधित कार्य कर लेते हैं? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मोज संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? तो बताइए आप लोग, इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है? विकल्प ए संतुलीकरण, विकल्प दो अप्रतिलोमिक चिंतन द्वारा, विकल्प सी रटकर स्मरण द्वारा, विकल्प डी विलंबित नकल द्वारा। बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा? जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है? बताइए आप लोग, इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो संतुलीकरण द्वारा होता है ना, इक्विलिब्रेशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया है कि हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारी दूसरों से होने वाली पारस्परिकता से ढूंढा जा सकता है? तो निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया है कि हमारी जो विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारी दूसरों से होने वाली पारस्परिकता से ढूंढा जा सकता है? विकल्प ए हावर्ड गार्डनर, विकल्प बी लॉरेंस कोहलबर्ग, विकल्प सी जीन पियाजे, विकल्प डी लेओ वाइगोस्की। आप लोग बताइए, इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेओ वाइगोस्की। चलिए, लेओ वाइगोस्की के निम्न में से किसके अधिगम को सुसाध्य में महत्वपूर्ण माना है? तो सांस्कृतिक उपकरणों को, विकल्प बी सामाजिक अलगाव को, विकल्प सी इनाम और दंड को, विकल्प डी पुनरावृत्ति और अभ्यास को। तो बताइए आप लोग, इसका सही आंसर कौन सा होगा? लेओ वाइगोस्की ने निम्न में से किसे अधिगम के सुसाध्य में महत्वपूर्ण माना है? सांस्कृतिक उपकरण को, कि सामाजिक अलगाव को, इनाम और दंड को, कि पुनरावृत्ति और अभ्यास को? बताइए। तो जहाँ भी वाइगोस्की की बात आए तो वहाँ सांस्कृतिक कल्चरल टूल आपको दिखे तो अब सही मान लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरों के कार्यों को आंकते समय जैसे को तैसा तर्क का इस्तेमाल करते हैं? अगर आप लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर करा दी गई है, आप लोग जाके उसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि देख लीजिए आप, हर पेपर में सीडीपी में आपको कोहलबर्ग, जीन पियाजे, वाइगोस्की
NCF 2005, NEP 2020, यहाँ से ज़रूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको घोल के पी जाना है, क्योंकि यहीं से 10 से 15 नंबर तो आपके ऐसे फ्री के हैं, बस आप टॉपिक अपना तैयार कर लीजिए बस। तो बताइए, लायंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरों के कार्यों को आंकते समय जैसे को तैसे तर्क का इस्तेमाल करते हैं? यांत्रिक उद्देश्य, अभिनवीकरण, अच्छा लड़का लड़की, अभिनवीकरण, विकल्प सी सामाजिक व्यवस्था निर्वहन, अभिनवीकरण, विकल्प डी सामाजिक समझौता, अभिनवीकरण। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यांत्रिक उद्देश्य, अभिनवीकरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जाता है? अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए, वाह पुरस्कार पाने हेतु सीखने के लिए, निष्क्रिय पुरस्कार पाने हेतु सीखने के लिए, रटकर याद करके सीखने के लिए। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए। क्या हो जाएगा? अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए। जिन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी वाक क्या दर्शाती है? उनकी अग्रवर्ती सोच, उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता, उनकी समस्या समाधान युक्तियाँ, उनका प्रासंज्ञानात्मक कौशल। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा? जिन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी वाक क्या दर्शाती है? उनकी अग्रवर्ती सोच, उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की क्षमता, उनकी समस्या समाधान युक्तियाँ, उनका प्रासंज्ञानात्मक कौशल। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं? एक दिशाई सामान्य क्षमता, विकल्प बी बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम होते हैं, विकल्प सी आनुवंशिकता से न प्रभावित होने वाली क्षमता, विकल्प डी वातावरणीय कारकों से न प्रभावित होने वाली क्षमता। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा? समकालीन सिद्धांत इसमें बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं? तो एक दिशाई क्षमता या बहुदिशीय क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम होते हैं, विकल्प सी आनुवंशिकता से न प्रभावित होने वाली क्षमता, विकल्प डी वातावरणीय कारकों से न प्रभावित होने वाली क्षमता। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा? बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम होते हैं, इसका विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। एक अध्यापक अक्सर कहता है कि लड़कियां नृत्य में कुशल होती हैं, लड़के विज्ञान में। यह कथन किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात का, जेंडर रूढ़िवादिता का, जेंडर क्षमता का, जेंडर सशक्तिकरण का। तो क्या हो जाएगा? जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगा ना। जहाँ भी आप लड़का लड़की में भेद किया जाए वहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर स्टेरियोटाइप्स भी कहते हैं जिसको हम। चलिए अगला प्रश्न है। विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों से संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधन करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना, एक कठोर एवं मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करना, विकल्प सी मूल्यांकन के योगात्मक तरीकों से लागू करना, विकल्प डी विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पहचानों के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप लोग इसमें निगेटिव भी देखा करिए ना, विकल्प को एलिमिनेट करना सीखिए। यहाँ पे कठोर मानकीकृत किया जा रहा है तो होगा ही, मूल्यांकन योगात्मक नहीं होगा, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का अलग अलग समूह में बांटना, ये भी निगेटिव होगा। जिसका पहला विकल्प है सही हो जाएगा। 3 निगेटिव कट गए, ये बचा तो ये सही हो जाएगा। ऐसे भी आप प्रश्न को विकल्प को एलिमिनेट करके भी आंसर दे सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों से प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना, विद्यार्थियों में असफलता का डर पैदा करना, विद्यार्थियों को असफल के रूप में वर्गीकृत करना, विकल्प डी अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना। बताइए आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें भी आप लोग ऐसे छांट सकते हैं, प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना होता है, नहीं। विद्यार्थियों में सफलता का डर पैदा करना, नहीं। विद्यार्थियों में सफल रूप से वर्गीकृत करना, ये भी नहीं होगा। तो विद्यार्थी अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना होगा। क्या हो जाएगा इसका? विकल्प डी सही हो जाएगा। चलिए अगला आंसर। कथन। एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क दिया गया है, सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो विकल्प ए
ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। विकल्प डी, ए और आर दोनों गलत हैं। बताइए क्या होगा। एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों की कक्षा के सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वहीं सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बताइए आप लोग, दोनों पॉजिटिव हैं कि एक सही है एक गलत है। बताइए, जिसमें दोनों सही हैं ना, जिसका ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। विकल्प ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु मानकित पाठ्यक्रम को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है। तरकार, मानकित पाठ्यक्रम अधिगमकर्ताओं की सभी प्रकार की व्यक्तिगत विविधताओं को समाहित कर लेता है। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। विकल्प ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए और आर, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। बताइए आप लोग, इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो दोनों गलत है ना, इसमें इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधक है। विद्यार्थियों से में प्रतिस्पर्धा होना, बहुसंवेगी उपागम होना, आधारभूत संरचना सुगम्यता होना, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र होना। बताइए आप लोग, इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा होना, बाधक की बात की जा रही है ना। बहुसंवेगी उपागम ये भी सही है, सुगम्यता ये भी बाल केंद्रित होना चाहिए, लेकिन विकल्प ए इसका नहीं होगा, जिसका यही आंसर राइट हो जाएगा। विकल्प ए, बाधक की बात पूछ रही है, निगेटिव पूछा जा रहा है। पठन वैफल्य से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। उन्हें अक्सर लेख बोध में कठिनाई आती है, वह हमेशा सुस्त होते हैं, वह किसी क्षेत्र में प्रतिभावान या कुशल नहीं हो सकते, उनका बुद्धि स्तर हमेशा सामान्य से ऊपर होता है। तो आप लोग बताइए, इसका सही आंसर कौन सा होगा। बताइए, इसका कौन सा विकल्प सही होगा। डिसलेक्सिया की बात की जा रही है ना। डिसलेक्सिया तो लेख बोध की कठिनाई होगी ना, इसमें लिखने से संबंधित ना। विकल्प इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आवेगशीलता, ध्यान न दे पाना और अव्यवस्थित रहना निम्न में से किस विकार के सापेक्ष पहचान का लक्षण है। अवधान न्यूनता, क्रियाशीलता विकार, शालीनता, पठन वैफल्य, दृष्टिबाधिता। तो आप लोग बताइए, इसका सही आंसर कौन सा होगा। आवेगशीलता, ध्यान न दे पाना और अव्यवस्थित रहना निम्न में से किस विकार के सापेक्ष पहचान के लक्षण होते हैं। अवधान न्यूनता, क्रियाशीलता विकार, शालीनता, पठन वैफल्य एवं दृष्टिबाधिता। तो आप लोग बताइए, इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका हो जाएगा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ना। अवधान न्यूनता, क्रियाशीलता हो जाएगा ना। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है। मानकित बुद्धि लुब्धि, आईक्यू परीक्षण, बहुविकल्प वाले सवालों पर आधारित परीक्षण, साल के अंत में परीक्षाएं या केस अध्ययन। आप लोग बताइए, इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो केस अध्ययन हो जाएगा ना, व्यापक तरीका पूछा जा रहा है ना, केस अध्ययन। बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। किसी वस्तु को रटकर याद करने से निगेटिव बात की जा रही है, ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से परिचितता द्वारा, ये भी सही लग रहा है। विकल्प सी, दंड भय से, बिल्कुल नहीं। उसके बाद चौथा देखते हैं क्या है। अध्यापिका को निष्क्रिय रूप से सुनकर, बिल्कुल ये भी गलत है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो विकल्प भी इसका अपने आप सही हो जाएगा। आप लोग ऐसे विकल्प को एलिमिनेट करके भी आंसर दे सकते हैं। पॉजिटिव निगेटिव वर्ड का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप सीटेट पास करना चाहते हैं तो पॉजिटिव निगेटिव वर्ड आपको पता होने चाहिए। अगर पॉजिटिव निगेटिव वर्ड की एक वीडियो मैं बनाऊंगा, जिसमें आपको हिंदी, सीडीपी, मैथ्स, हर सब्जेक्ट की पेडागॉजी सॉल्व करने की ट्रिक बता दूंगा पॉजिटिव निगेटिव वर्ड के साथ। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों का अधिगम में लगाव को बढ़ाता है। विकल्प ए, सेल्फ, विद्यार्थियों द्वारा स्व नियमन, विद्यार्थियों की योग्यता के प्रति सत्स्थिर दृष्टिकोण बनाना, अध्यापक के विद्यार्थियों के प्रति निम्न अपेक्षाएं होना। विकल्प डी, उनके संदर्भ में नियोजित विषय वस्तु प्रस्तुत करना। आप लोग बताइए, इसका सही आंसर कौन सा होगा। अधिगम में लगाव को बढ़ावा दें तो विद्यार्थी द्वारा स्वनियमन होगा ना, सेल्फ रेगुलेशन जहाँ आएगी वहाँ बच्चे अच्छे से अधिगम में लगाव बढ़ेगा, उनका सीखेंगे आसानी से।
निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुसाध्य पर बल देता है? विकल्प ए व्यवहारवाद, विकल्प बी अनुकरण अधिगम, विकल्प सी प्रतिपादक शिक्षण, विकल्प डी सामाजिक संरचनावाद। बताइए इसमें सही आंसर कौन सा होगा? निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुसाध्य पर बल देता है? व्यवहारवाद, अनुकरण अधिगम, प्रतिपादक शिक्षण एवं सामाजिक संरचनावाद। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो सामाजिक संरचनावाद हो जाएगा ना, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक संरचनावादी कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे अवसर पैदा किया जाए जिससे विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशलों में विकास में मदद मिले। तो इसका तर्क दिया गया है सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनरुत्पादन है। तो सही विकल्प चुनिए। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों का सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर गलत है, या ए और आर दोनों गलत हैं। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो ए सही है, आर गलत है ना। इसमें ए सही हो जाएगा, आर गलत है, क्योंकि सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनरुत्पादन करता है। तो निगेटिव बात बोल रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रुटियाँ अधिगम प्रक्रिया की कोई भूमिका नहीं निभाती, केवल नकारात्मक पुनर्वाद द्वारा दूर की जा सकती है। केवल वो विद्यार्थी करते हैं जिन्हें अधिगम अक्षमता होती है, या अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम कमियों में समझा जा सके। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका डी हो जाएगा ना, क्योंकि ये सही हो जाएगा। बाकी सब निगेटिव बातें बोली जा रही हैं कि अधिगम प्रक्रिया कोई भूमिका नहीं निभाती, निगेटिव बात केवल आया है, निगेटिव केवल, ये भी निगेटिव, तो ये भी तीनों गलत हो गए। तो विकल्प डी इसका अपने आप सही हो जाएगा। इसमें अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण करने की जानी चाहिए तथा अधिगम कमियों को समझा जा सके। चला अगला प्रश्न है। संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान इत्यादि। विकल्प ए पर व्यक्ति की भावात्मक स्थिति का कोई असर नहीं होता। सकारात्मक भाव द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, नकारात्मक भाव द्वारा सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, पर व्यक्ति की भावात्मक स्थिति का गहरा असर पड़ता है। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? यह व्यक्ति की भावात्मक स्थिति का गहरा असर होता है। चलिए अगला प्रश्न। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्यों प्रेरित करना चाहिए? दूसरों के ऊपर श्रेष्ठता पाने के लिए, मूर्त पुरस्कार जैसे कि नगद इनाम, प्रमाण पत्र इत्यादि पाने के लिए, विकल्प सी संपत्तियों की समझ बढ़ाने के लिए, विकल्प डी अध्यापिका और माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? बताइए। तो इसमें संपत्तियों की समझ बढ़ाने के लिए किया जाएगा ना, इनहेंसिंग दी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिन अभिलक्षणों का कौन सा युग्म विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमताओं को सकारात्मक रूप से बढ़ाता है? अनुक्रिया समुच्चय पर संज्ञान, समरूपक सोच, प्रकारात्मक स्थिरता, अभिक्रिया समुच्चय, अभिसारी सोच, अपसारी सोच, पर संज्ञान। तो बताइए आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो अब सारी सोच, डाइवर्जेंट थिंकिंग में परा संज्ञान होना चाहिए ना। तो इसका सही विकल्प डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है? बैठने की अनम्य योग्यता, जानकारी प्रस्तुति के विभिन्न तरीके, विविधता के प्रति सम्मान, संसाधन संपन्न वातावरण। आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बाधक की बात निगेटिव वर्ड पूछा जा रहा है ना। विविधता के प्रति सम्मान, ये भी सही हो सकता है। जानकारी प्रस्तुति के विभिन्न तरीके, संसाधन संपन्न वातावरण, तीनों पॉजिटिव है। बैठने की अनम्य योजना, रिगिड सीटिंग प्लान ना, तो यही गलत हो जाएगा। तो विकल्प इसका सही हो जाएगा। ऐसे आप विकल्प को इलिमिनेट करके आसानी से टैग वर्ड के साथ 80-90 नंबर आप लोग टैग वर्ड से पा सकते हैं। आपको अगर टैग वर्ड अच्छे से पता है तो आप विकल्प को ऐसे ही इलिमिनेट कर लेंगे। विद्यार्थियों को एक नए संपत्ति के अधिगम में सहयोग हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए? संपत्ति का केवल एक ही तरीके से समझाना चाहिए, भाषावली और चिन्हों संकेतों का स्पष्ट करने से बचना चाहिए, विकल्प सी पूर्व ज्ञान को सक्रिय ज्ञान से बचना चाहिए, विकल्प डी विभिन्न उपसंपत्तियों के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए। तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी विभिन्न उपसंपत्तियों के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज के सेशन के अंतर्गत हमने CDP के अंदर 23 जनवरी 2023 के पेपर को देखा,
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। ऐसे ही प्रश्न इस बार भी ऑफलाइन वाले पेपर में बनेंगे, तो आप लोग अगर ऑनलाइन वाले जितने पेपर हुए हैं सबको सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोग आसानी से सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे। हमारे चैनल पर सारे ऑनलाइन वाले पेपर कराए जा रहे हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सीटेट बिहार शिक्षक भर्ती की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेज स्टार्ट कर दी गई हैं। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।